पर है संग तुम्हारे। अन्नदाता लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे। अन्नदाता नमस्कार, मैं हूं कात्यायनी चतुर्वेदी और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। जीरो टिलेज मशीन द्वारा गेहूं की बुआई करने पर जानकारी। अरहर की फसल को प्रभावित करने वाले कीटों का नियंत्रण। अमरूद के बाग में फल मक्खी कीट का नियंत्रण उपाय। प्रदेश के जिन किसानों के किन्हीं कारणवश देरी से खेत खाली हुए हैं और वो गेहूं की खेती करना चाहते हैं, तो यदि वो गेहूं की बुआई जीरो टिलेज मशीन से करते हैं तो वो फसल से अधिक उपज प्राप्त कर सकते हैं। तो जीरो टिलेज बुआई यंत्र क्या है, इसके लाभ क्या हैं तथा इससे गेहूं की बुआई कैसे करें, इसकी जानकारी के लिए मिलते हैं कृषि विज्ञान केंद्र ग्वालियर के शस्य वैज्ञानिक डॉक्टर शैलेंद्र सिंह कुशवाहा से। कृष्णा भाई नमस्कार। आज आपके बीच में एक ऐसी तकनीक की हम बात करने जा रहे हैं जो कि धान गेहूं के क्षेत्र जहां पर किसान भाई अपनाते हैं इस फसल पद्धति को, वहां पर कई बार धान काटने में किसान को समय लग जाता है और इसकी वजह से गेहूं की बोनी देर से कर पाता है। देखा गया है किसान भाई दिसंबर आखिरी से लेकर के जनवरी 15 और 20 तक गेहूं की बोनी करते हैं। तो गेहूं की बोनी करने से क्या होता है कि लेट बोनी करने से आपकी फसल में दो समस्याएं आती हैं। एक तो फसल में कंसे कम फूटते हैं, दूसरा जब फसल पकने वाली अवस्था में जाती है, पकाव आता है, तब तापक्रम वातावरण का बढ़ने से उसमें जबरदस्ती का जिसको हम बोलते हैं पकाव आता है, जिसको फोर्स मैच्योरिटी बोला जाता है। तो इससे भी आपकी फसल में दाने छोटे बनते हैं और पैदावार गिरती है। दूसरा जो हमने बताया कि बोने में देर करने देते हैं, तो इसके लिए एक तकनीक जिसका इजाद किया गया है वो है जीरो टिलेज बोनी, जिसको बोलते हैं शून्य जुताई बोनी की तकनीक। इसका आप उपयोग करिए, इससे आपकी फसल आप 25 से 30 दिन पहले फसल की बोनी कर सकते हैं। धान की फसल काटने के तुरंत बाद ये मशीन का उपयोग करते हुए आप गेहूं की बोनी कर दीजिए। इससे फ़ायदा ये आपको होगा कि 30 दिन पहले आप बोनी कर लेंगे। इससे फसल को जब कंसे फूटने की अवस्था आती है उस अवस्था में ठंड का जो 30-32 दिन का पीरियड फसल को चाहिए वो ठंड अच्छी फसल को मिल जाती है, जिससे खेत में पर्याप्त संख्या में पौधों में कंसे फूटते हैं और उसमें बाली अधिक आने से उत्पादन अच्छा मिलता है, उत्पादन में गिरावट नहीं आती है। दूसरा एक फ़ायदा है कि लगभग 4,500 से 5,000 रुपये प्रति हेक्टेयर के मान से आपकी जो जुताई पटेला लगाने में जो समय लगता है, जो खर्चा आता है, उसकी पूरी तरह बचत होती है। तो 4,500 से 5,000 रुपये प्रति हेक्टेयर के मान से इसमें बचत, आपको लागत में भी कमी आती है और गेहूं की फसल का पैदावार जो है उतनी ही मिलती है जितनी कि आप परंपरागत रूप से खेत को तैयार करने के बाद गेहूँ की बोनी करते हैं। तो जीरो टिलेज तकनीक का उपयोग करें। मशीन में खासियत यह है कि इसके जो फाल होते हैं वो नुकीले और कठोर होते हैं, जिससे एक बारीक स्लिट बनती है बिना जुते हुए खेत में, और धान की कतारों के मध्य में ये मशीन चलाकर हम उसकी बोनी कर देते हैं। ध्यान रखें कि ऐसे खेत का धान के खेत का उपयोग गेहूं की बोनी के लिए करें जहां हाथ से धान की कटाई, उसके बाद इस मशीन का उपयोग करते हुए गेहूँ की बोनी की जा सकती है। खाद उर्वरक की मात्रा वही रहेगी जो आप परंपरागत रूप से खेत में देते हैं। 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस, 40 किलोग्राम पोटास, ये आपको फसल बोते समय ही इस जीरो टिलेज मशीन के साथ ही बीज के नीचे संस्थापित करते हुए देना है। इससे आपकी फसल में बढ़वार अच्छी मिलती है। और नाइट्रोजन की आधी मात्रा देना है, बाकी शेष नाइट्रोजन की मात्रा आपको बोने के बाद पहले और दूसरे पानी पर 2 बार में देना है। लेकिन बुआई से पूर्व बीजोपचार करना उतना ही आवश्यक है जितना कि उन्नत किस्मों के बीज का उपयोग।
इससे अंकुरण तो अच्छा होता ही है, साथ ही इससे भूमि एवं बीज जनित रोगों से बचाव भी किया जा सकता है। अतः बीज उपचार हेतु बीज को एग्रोसान GN या थायरम नामक दवाई से 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीज को उपचारित करना चाहिए। इसके उपरांत 5 ग्राम एजेटोबैक्टर प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीज को उपचारित कर बुवाई करना चाहिए, जहां तक इसमें बीज की मात्रा 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक रहती है तथा सिंचित अवस्था में बोने का समय मध्य अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक गेहूं की बीज बिजाई की जा सकती है। इसमें एक फायदा और है, जीरो टिलेज तकनीक से बोनी करने से हमने देखा है कि जिन खेतों में धान गेहूं फसल पद्धति अपनाई जाती है उन खेतों में गुली डंडा या जंगली जई का प्रकोप अधिक होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जीरो टिलेज से बोनी करने से इन दोनों ही खरपतवारों का प्रकोप गेहूं के खेत में कम होता है या न के बराबर होता है। तो ये आपको एक फायदा है कि बिना दवा डाले ही इन खरपतवारों का नियंत्रण इस तकनीक के अपनाने मात्र से हो जाता है। तो ये तकनीक जो है खरपतवार, गोली डंडा और जंगली जई के नियंत्रण के साथ साथ गेहूं में कंसे अधिक संख्या में देने में और समय से गेहूं की बोनी करने में मददगार है। गेहूं में लागत में 4,500 से 5,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से उत्पादन तकनीक की जो लागत है वो उसमें कमी आती है। तो ये हर तरह से लाभकारी विधि है। जहां धान गेहूं के समय गेहूं में फूस मैच्योरिटी, जिसको हम जबरदस्ती का पकाव बोलते हैं, तापक्रम बढ़ने से वातावरण में वह भी नहीं हो पाता है और गेहूं धीमे धीमे पकता है। इससे जो ठूंठ मिट्टी में रहते हैं वो मृदा के तापक्रम को नियंत्रित करते हैं और उसमें वातावरण में तापक्रम में वृद्धि होने वाली वृद्धि से मृदा के तापमान में वृद्धि नहीं होने पाती। इससे फसल को पकाव जो है धीरे धीरे सनई सनई होता है और अच्छा पकाव होता है, दानों का भराव अच्छा होता है, आकार भी अच्छा मिलता है, जिससे पैदावार जो है इस पद्धति में लेट बोने की तुलना में अच्छी पैदावार मिलती है। किसान भाई इस तकनीक का अवश्य उपयोग करें, उसका लाभ कमाएं। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब रुकते हैं यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे हैं महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। प्रदेश के जो किसान लंबी अवधि वाली अरहर की खेती कर रहे हैं वो अभी फलियां बनने और फलियों में दाना भरने की अवस्था पर होगी, लेकिन इस समय फसल पर बहुत से कीटों का प्रकोप होता है, जिनका नियंत्रण समय पर नहीं किया गया तो उपज में भारी कमी देखने को मिलती है। तो इस समय अरहर की फसल में लगने वाले कीटों का नियंत्रण कैसे किया जाए, इसकी जानकारी के लिए मिलते हैं जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के वैज्ञानिक डॉक्टर विजय अग्रवाल से। किसान भाइयों, आज मैं आपको अरहर की फसल में सामयिक कार्यों की जानकारी दूंगा। किसान भाइयों, जैसा कि हम देख रहे हैं इस समय जो सर्दी के मौसम का आगमन हो गया और लेकिन कहीं कहीं मध्य प्रदेश में इस समय भी तापमान की अधिकता है, कहीं पर बादल दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में जो हमारी अरहर की फसल है जिसमें फूल एवं फलन की अवस्था इस समय शुरुआत हो चुकी है, फल बनने लगे हैं, फलियां बनने लगी हैं, तो ऐसे में कई सारे कीटों का इसमें आक्रमण हो रहा है। अगर अरहर की बात की जाए तो इस समय इसमें सबसे ज़्यादा जो समस्या है वो फल छेदक कीट या पॉड बोरर कीट की है और साथ ही साथ कहीं कहीं पर पत्ती लपेटक कीट भी इसमें दिखाई दे रहा है। किसान भाइयों, इस समय मौसम के आधार पर जो इसका जो कीट है, इसके वयस्क हमारे जो फसल हमने लगा रखी है उसकी पत्तियों पर इसमें अंडे देते हैं और उसमें से निकलने वाली जो इल्ली होती है वो इसकी जो फलियां होती हैं फलियों के अंदर छेद करके नुकसान पहुंचाती हैं। इस प्रकार से फलियों के अंदर के दाने नष्ट हो जाते हैं और हमारी फसल में जो आर्थिक रूप से नुकसान होता है, बहुत ज़्यादा नुकसान इसमें दिखाई देता है। किसान भाइयों, अगर अरहर की जो फली छेदक कीट है इसके
रोकथाम की बात करते हैं तो इसके रोकथाम के लिए हमें जहां पर भी हम अरहर की फसल लगा रहे हैं वहां पर गर्मियों में गहरी जुताई अवश्य करें। गहरी जुताई से जो हमारा कीट होता है, जो फल छेदक कीट है, उसके जो शंखी अवस्था रहती है वो जमीन में नष्ट हो जाती है। इसके बाद क्या होता है कि खेत में हम बदल कर अगर खेत को बोते हैं, खेत को चेंज कर लेते हैं तो इससे भी इस कीट का आक्रमण कम हो जाता है। क्योंकि इस समय हमारी फसल पर इसका आक्रमण हो रहा है तो इसके जो नियंत्रण है उसके लिए हमको रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग इसमें करना पड़ेगा। और रासायनिक कीटनाशक के रूप में आप किनोल फॉस नामक दवा का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी 2 मिलीलीटर मात्रा 1 लीटर पानी में मिलाकर हमको छिड़काव करनी है। किसान भाइयों, इसके बाद भी अगर आप देखते हैं कि इसमें आक्रमण है, अभी इस पर पूरी तरह से नियंत्रण नहीं हुआ है, तो इसके लिए हम दूसरी दवा का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए आप ट्राइजोफॉस नामक दवा का प्रयोग कर सकते हैं। ट्राइजोफॉस नामक दवा जो होती है वो 2 मिलीलीटर 1 लीटर पानी में मिलाकर आपको छिड़काव करना है। किसान भाइयों, अगर आपको लगता है कि हमारी फसल में आक्रमण की बहुत ही शुरुआती अवस्था है और बहुत ज्यादा अभी नुकसान हमारी फसल में कीट ने नहीं किया है, तो ऐसी अवस्था में आप नीम का तेल जो निम्बिसिडीन आदि नामों से बाजार में मिलता है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। और इसके लिए हमें मात्रा जो लेनी रहेगी वो 5 ml प्रति लीटर, यानी हमारा जो पंप होता है 15 लीटर का नैपसेक स्प्रेयर, उसमें 75 मिलीलीटर मात्रा प्रति पंप के मानसर हमको फसल में छिड़काव करनी है। किसान भाइयों, इसमें ध्यान रखें कि अरहर की फसल की बढ़वार अधिक रहती है। चूंकि फसल काफ़ी अधिक ऊंचाई पर रहती है तो इसमें आप पानी की समुचित मात्रा का प्रयोग करें। 200 से लेकर 300 लीटर पानी 1 एकड़ के क्षेत्र में हमको डालकर उस हिसाब से हमें दवा को घोलकर इसमें छिड़काव करना। अगर पानी की मात्रा कम रहेगी तो इसमें जो कीटों पर पूर्ण रूप से नियंत्रण होना संभव नहीं है। इसी प्रकार से किसान भाइयों, जो पत्ती लपेटक कीट है उसका भी हम नियंत्रण इस दवा से कर सकते हैं। इसमें आप ट्राइजोफॉस नामक दवा का प्रयोग कर सकते हैं या इसके अलावा इमिडाक्लोप्रिड नामक दवा का भी प्रयोग इसमें हम कर सकते हैं। लेकिन हमें जो मात्रा लेनी है इमिडाक्लोप्रिड की वो 5 मिलीलीटर 15 लीटर के पंप में मिलाकर छिड़काव करनी है। तो किसान भाइयों, जैसा कि मैंने बताया कि अभी अरहर की फसल हमारी फलन पर है तो इस समय आप खेत में समुचित मात्रा में साफ सफाई रखें, नींदा मुक्त हमारे अपने खेत को रखें। अतः इनके प्रबंधन हेतु समुचित उपायों पर अमल करने की आवश्यकता है, जिस हेतु फसल उत्पादन एवं फसल सुरक्षा के मिले जुले तंत्र अर्थात एकीकृत कीट प्रबंधन प्रणाली को अपनाना चाहिए। किसान भाइयों, इन कीटों की रोकथाम हेतु खड़ी फसल की निगरानी करें। सूढ़ियों की जांच के लिए सफेद कपड़े की थैली या पॉलीथीन बैग में पौध को डालकर झटकना चाहिए, जिससे पौधों में फली पर खाती हुई सूंडी गिर जाएगी और उनकी संख्या का पता चल जाएगा। सेक्स फेरोमोन ट्रैप, इसका प्रयोग कीट का प्रकोप बढ़ने की पहले चेतावनी के रूप में करते हैं। इस जाल में मादा कीटों की गंध वाला पदार्थ रखते हैं। इसकी गंध पाकर नर पतंगे दूर दूर से आकर्षित होते हैं और इसमें फंस जाते हैं। यदि कलियां बनते समय 4 से 5 नर पतंगे प्रति जाल 3 से 4 रात्रि तक फंसने लगे तो यह समझना चाहिए कि फसल पर फली वेधक की संख्या क्षति पहुंचाने वाली अवस्था में अधिक होने वाली है। अतः कीट नियंत्रण जरूरी हो गया है। जब इनके प्रबंधन की बात आती है तो सबसे पहला बिंदु आता है शस्य क्रियाओं द्वारा। इसमें गर्मी के महीने में खेत की गहरी जुताई करना, समय पर फसल की बुआई करनी चाहिए जिससे हानिकारक कीटों का प्रकोप कम हो सके। ज्वार के साथ अरहर की अंतः फसल 4-2 के अनुपात में बोनी चाहिए। ज्वार के डंठल कीट मक्खी चिड़ियों के बैठने के डंडे के रूप में काम आते हैं। इसके साथ ही ज्वार की कटाई के बाद दवा छिड़काव के लिए उपयुक्त रास्ता बन जाता है। सिंचाई एवं रासायनिक खाद की मात्रा का उचित प्रयोग करना चाहिए। अधिक घनी फसल पर कीट प्रकोप अधिक होता है, अतः संस्तुति से अधिक बीज नहीं बोना चाहिए। कीट प्रतिरोधी प्रजातियों का चयन, इस दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। कुछ प्रजातियां चिन्हित की गई हैं, जैसे अगेती अरहर में मानक, पिछैती अरहर में बहार, नरेंद्र अरहर 1, मालवीय अरहर 6। आपके खेत में इसका प्रकोप हो रहा है तो नियंत्रण के लिए सही समय पर दवा का प्रयोग करें, जिससे आने वाले समय में अरहर में सही प्रकार से फलन हो और उत्पादन इससे हम अच्छा प्राप्त कर सकें। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। अमरूद के बाग में इस समय फल लगे हुए हैं। इन फलों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए आपको फल मक्खी कीट से फलों को सुरक्षित रखना होगा, क्योंकि ये कीट कभी कभी भारी नुकसान पहुंचाते हैं। इसीलिए इस कीट का प्रकोप बाग में यदि हो जाए तो इनका नियंत्रण आप कैसे करेंगे, आइए जानते हैं CSA कानपुर की डॉक्टर नीरजा अग्रवाल से। विशेष रूप से आज मैं आपको अमरूद की फल मक्खी के बारे में बताने जा रही हूँ। फल मक्खी अमरूद के अलावा आम तथा कई कद्दू कुल की सब्जियों में भी नुकसान पहुंचाती है। जैसा कि आप जानते हैं, अमरूद हमारे देश की प्रमुख फसल है और इसको एक गरीब किसान का गरीब आदमी का सेब कहा जाता है। और इसकी बागवानी लगभग हर भारतवर्ष के प्रत्येक स्थान में होती है। और इस तरह से हम अमरूद को, क्योंकि फल मक्खी का प्रकोप फल के पकने से थोड़ा समय पहले शुरू हो जाता है, तो हम इस पर किसी कीटनाशक को भी नहीं छिड़क सकते हैं, क्योंकि इसके दुष्प्रभाव किसी भी व्यक्ति जो इसको खाएगा उसके शरीर पे पड़ सकते हैं। किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये फल मक्खी किस प्रकार से अमरूद के फसल को नुकसान पहुँचाती है। फल मक्खी को डांसी मक्खी भी के नाम से जानते हैं। और शुरुआती अवस्था में जब फल पकने की अवस्था में होता है तो फल मक्खी की जो मादा है वो अपने अंडे देने के लिए अमरूद के छिलके के नीचे अपना उदर घुसा के उसमें अंडे दे देती है। और चूंकि ये अंडे अमरूद के अंदर होते हैं तो ये बाहर से दिखाई नहीं देते हैं, तो इसमें जो लार्वा निकलते हैं वो अंदर ही अंदर फल को खा के उसको सड़ाने लगते हैं और जब ज़्यादा अधिक प्रकोप हो जाने पर वह फल नीचे गिर जाते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये फल फिर इनकी गुणवत्ता समाप्त होती जाती है, इनके बाज़ार में अच्छे दाम नहीं मिलते हैं और किसानों को अत्यधिक नुकसान होता है। लगभग 30% तक इससे नुकसान पाया गया है। किसान भाइयों, इससे बचने के लिए एक फल मक्खी ट्रैप बनाया गया है जो हमारे विश्वविद्यालय के एक योजना में तैयार किया गया था। और इसमें हम नर मक्खी को आकर्षित करने के लिए एक ल्योर लगाते हैं। ल्योर यानी कि फेरोमोन लगाते हैं, जिससे कि जितनी भी नर मक्खी आसपास के इलाके में होंगी वो उस ट्रैप में बंद हो जाती हैं और उसकी एक विशेष गंध होती है जो मादा की गंध से मिलती जुलती है। इस प्रकार से ये मक्खियाँ स्वतः उसमें मर जाती हैं और बिना प्रदूषण के हम फल मक्खी को नियंत्रित कर सकते हैं। इसके लिए जो ट्रैप या एक प्लास्टिक का आप बोतल भी ले सकते हैं और इसमें एक रुई की बत्ती बनाई जाती है, जिसमें कि हम मिथाइल यूजिनॉल नामक एक विशेष ल्योर कहलाता है, यानी कि आकर्षित करने वाला पदार्थ, उसको मैलाथियोन के साथ में मिला के और उसमें रख देते हैं। फल मक्खी उसमें आकर्षित होती है और उस पर टकराती है और उसको इस प्रकार से मक्खियाँ नष्ट हो जाती हैं। इस प्रकार किसान भाइयों, हमारी बताई गई विधि को अपनाने पर आप देखेंगे कि आपका उत्पादन 10 से 20% तक बढ़ जाएगा और उनको किसानों में अच्छा बाज़ार में भी अच्छा दाम मिलेगा और किसानों को जो आर्थिक नुकसान हो रहा था उससे वो बच सकेंगे। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है
उससे पूछा है ग्राम तेगांव जिला छिंदवाड़ा की कृषक कमल टोनपे ने। यह अरंडी की फसल में किए जाने वाले प्रबंधन कार्यों पर जानकारी चाहते हैं। तो कमल टोनपे जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। अरंडी की काफ़ी महत्वपूर्ण फसल है और ये दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में विशेष रूप से सिरोही, जालोर, पाली, जोधपुर, अब इसकी खेती जो है जैसलमेर में भी काफ़ी बड़े स्तर पे होने लगी है। अरंडी की फसल में लगने वाले प्रमुख कीट एवं रोगों में जो प्रमुख समस्या है वो नर फूलों के ज़्यादा आने की है। आप देखेंगे कि इस पौधे में जो पुष्पन हुआ है उसका 50% से ज़्यादा नीचे का जो भाग है और जिसमें पीले रंग के फूल आए हुए हैं, ये नर फूल होने के कारण से इसमें किसी भी प्रकार का सीड फॉर्मेशन नहीं होगा। और अगर इसमें पूरे में मादा फूल होते तो इसका उत्पादन जो है इससे करीबन 60 से 70% ज़्यादा होता। और इसका ये जो ऊपर का आधे से भी कम पोर्शन है, मुश्किल से 30% भाग जो है ये मादा भाग हैं। तो इसमें लगने वाले जो पुष्प होंगे उसी से बीज बनेगा। ये अरंडी की फसल में आने वाली एक प्रमुख समस्या है। साधारणतः ये फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होने के कारण से इसका नियंत्रण पाना बड़ा मुश्किल है। फिर भी अधिक गर्मी होने के कारण से, अक्टूबर माह में अधिक तापमान होने के कारण से ये समस्या ज़्यादा आती है। इसलिए किसान भाइयों, आप इस बात का ध्यान रखिए कि अरंडी की बुआई थोड़ा इस प्रकार से करें कि उसमें जो पुष्पन की क्रिया है वो लगभग नवंबर महीने के आसपास में शुरू हो या अक्टूबर 15 के आसपास में आएगा, तो ये समस्याएं हमारे को सामने नहीं देखनी पड़ेगी। इसमें मुख्य कारण जो है वो तापमान है। अधिक तापमान के कारण से ये समस्या आती है। दूसरा ये है कि गुजरात से निकली हुई जो अरंडी की जो किस्म है GCH 7, उसमें ये समस्या थोड़ी कम होती है। तो आप ये भी कर सकते हैं कि बीज जो है आप GCH 7 का प्राप्त करें और उसकी बुआई करेंगे तो कावा या नर फूलों के अधिकता की समस्या आपको नहीं आएगी। तो इस प्रकार से इस समस्या के निजात पाने के लिए हमें 2 उपाय, पहला समय पे हम बुआई करें, दूसरा उन्नत किस्म और GCH 7 जो है उसका ही इस्तेमाल करें। दूसरा किसान भाइयों, अरंडी की प्रमुख जो समस्या है, जो रोग है, वो है विल्ट या उकठा रोग। उकठा रोग फ्यूजेरियम स्पेसीज की जो कवक है उसके प्रकोप के कारण से होता है और ये साधारणतया उन खेतों में ज़्यादा होता है जिनमें हम बार बार अरंडी की फसल लेते हैं। इससे बचने के लिए हमें जमीन का उपचार करना पड़ता है, बीज का उपचार करना पड़ता है और बाद में खड़ी फसल में जो पौधे हैं उनका भी उपचार करेंगे। तो जमीन उपचार के लिए हम ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल करें। 2 से 2.5 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा प्रति हेक्टेयर बुआई से पहले। ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल करने के लिए हम पहले उसे अच्छी प्रकार से सड़ी हुई गोबर की खाद में मिला करके उसको छाया में कुछ समय तक नमी देते हुए रखेंगे और उसके बाद में बुआई के तुरंत पहले जो जुताई होगी उसमें छाया की स्थिति में हम पूरे खेत में बिखेर देंगे, जिससे इस कवक का जो प्रकोप है वो कम होगा। दूसरा, बीजों का बीज उपचार करना अति आवश्यक होता है। अरंडी का बीज उपचार हम बावस्टीन से 3 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से बीजों में दवा मिला करके बुआई करेंगे तो विल्ट का प्रकोप जो है काफ़ी कम हो सकता है। इसके साथ साथ में किसान भाइयों, जैसे ही ये फसल 35 दिन की होती है उसमें आप मैंकोजेब या फिर इस प्रकार की फफूंदनाशी दवा आप इस्तेमाल कीजिए जिसमें दोनों प्रकार के अंतः प्रभावी और संपर्क प्रकार के जो रसायन हैं वो दोनों पाए जाए, जैसे रिडोमिल है, श्योर है, साफ है, उसमें मेटालेक्सिन भी होगा और बावस्टीन भी होगी। उसकी 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में मिला करके आप जड़ क्षेत्र में ड्रेंचिंग कर दीजिए, जिससे ये विल्ट जो है काफ़ी हद तक कंट्रोल में लिया जा सकता है। इसके साथ साथ में जिन खेतों में विल्ट की बहुत बड़ी समस्या है वहाँ फसल चक्र अपनाएं और सल्फर की पूर्ति करें। जो भी तेल वाली फसलें हैं जैसे अरंडी है, इसमें लगभग 20 से 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट का इस्तेमाल आप करेंगे या सल्फर डस्ट का इस्तेमाल करेंगे तो तेल की मात्रा भी ज़्यादा बनेगी, साथ साथ में इसमें बीमारियां भी कम लगेगी। इसके अलावा किसान भाइयों, इसमें कभी कभी तना सड़न की समस्या भी आती है और बीच में से जो हमारी मुख्य फसल है उसके बीच में से कहीं से 2 से 2.5 सेंटीमीटर
तना खराब हो जाता है और ऊपर का जो भाग है वो सूख जाता है। इससे बचने के लिए भी हमें फफूंदनाशी दवा जैसे बावस्टीन है, रीडोमिल है, श्योर साप 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में मिला करके इसका छिड़काव करने से इस बीमारी से निजात पाया जा सकता है। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस भी लिख लीजिए, annadatamp@ofetv.co.in। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे के बीच में संपर्क कर सकते हैं। और फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।